एक और 11 में सबसे पहले कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। मामले बढ़कर 4,56,000 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं देश में कोरोना से अब तक कुल मौत 14,476 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि 2,58,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि एक दिन में कोरोना से मौत के आंकड़े ने चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में 465 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी। एक दिन में 15,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पहली बार 24 घंटे में महाराष्ट्र से ज्यादा केस दिल्ली में सामने आए। दिल्ली में एक दिन में करीब 4,000 कोरोना केस मिले। उधर मुंबई में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। मुंबई में एक दिन में नए केस 1,000 से भी कम हो गए। देश भर में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पूरे देश की बात करें तो करीब 4,60,000 के आसपास केसेस जो है कोरोना के सामने आ चुके हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो करीब 66,000 जो केस है वो सामने आ चुके हैं। यानी कि जाहिर तौर पर आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। अनलॉक 1 चल रहा है। जो तमाम नियम हैं उनका पालन करने की जरूरत है। चाहे सैनिटाइजर के इस्तेमाल की बात हो, चाहे अगर बाहर निकल रहे तो मास्क के इस्तेमाल की बात हो, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो। जाहिर तौर पर और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में खुद उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जुलाई के अंत तक करीब 5 लाख मामले हो जाएंगे। तो ऐसे में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और एक तरह से कहा जाए कि तमाम नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। और बात कोरोना की दवा की, जिसे बनाने का दावा बाबा रामदेव ने किया है, लेकिन रामदेव की इस दवा पर आयुष मंत्रालय ने पल्ला झाड़ लिया है। आयुष मंत्रालय ने फिलहाल दवा की बिक्री पर रोक लगा दी है। आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि जब तक टास्क फोर्स हरी झंडी नहीं दे देता, दवाई की बिक्री की इजाजत नहीं दी जा सकती। और इसीलिए आप सुनिए बाबा रामदेव का पहले वो दावा और इस पर केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है। कि जिससे जो परमिशन चाहिए ड्रग बनाने से लेकर के और ड्रग का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर के सारी परमिशन हमने ली हुई है। अब ये आयुष मंत्रालय वालों को सारा का सारा जवाब हमने ऑलरेडी दे दिया, उनके पास पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। हमने इसके लिए जो भी दवाई बनाने से लेकर के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर के CTRI के रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारे मीडिया को हमने दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप चाहें तो मैं आपको पढ़ करके भी सुना सकता हूं। तो ये किसी भी तरह से अब उनको मान लीजिए कहीं इंफॉर्मेशन उनके पास में नहीं पहुंची तो उनके वो हम डायरेक्ट पहुंचा दे रहे हैं। तो हमने किसी भी तरह का कोई वायलेशन नहीं किया है और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के 100% पैरामीटर्स को फॉलो किया है। बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई बनाने का दावा किया है, तो आयुष मंत्रालय ने उस पर सवाल खड़े किए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुष मंत्रालय में मंत्री श्रीपद नायक जी। श्रीपद जी, बाबा रामदेव ने कहा है कि अब कोरोना की दवाई उन्होंने बना दी है और इससे 7 दिनों में 100% लोग ठीक हो जाते हैं, कोई मृत्यु नहीं होगी इसमें। नहीं, दवा बनाना ये कोई गलत काम नहीं चाहिए। मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, उसको धन्यवाद भी देता हूँ कि इस माहौल में जल्दी से जल्दी कोरोना की दवा आनी चाहिए। लेकिन जो गाइडलाइन के मुताबिक जो प्रोसीजर है वो करना है। और हमने जो 21 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें कहा था कि यदि टास्क फोर्स में डिले होता है ये सब करने के लिए, तो आप खुद भी जहाँ हॉस्पिटल हो कहीं मुद्दे दिए थे उनको, कहीं रूल्स रेगुलेशन दिए थे, उसके मुताबिक आप खुद साइंटिफिक वैलिडेशन किसी मेडिसिन का कर सकते हो। उन्होंने किया है, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद में कहा था नोटिफिकेशन में, ये सब होने के बाद आयुष मंत्रालय को वो सब रिपोर्ट्स भेजनी चाहिए ताकि उसका कंफर्मेशन आयुष मंत्रालय करेगा। लेकिन ये सब कर दिया उन्होंने और ये भेजने से पहले ही वो डिक्लेयर कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि आप तुरंत जल्दी से जल्दी भेजो। आपकी दवा उसको कुछ ये करने के लिए हम नहीं कहते हैं, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर से वो जाए और लोगों को जल्दी मिले, इसीलिए वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए उनको कहा हुआ है। उन्होंने कल पूरी रिपोर्ट भेजी है। आज वो रिपोर्ट हम देखेंगे, टास्क फोर्स को भेज के उसका कंफर्मेशन बाद में उनको दे देंगे। लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस का, प्रोटोकॉल का उन्होंने पालन नहीं किया। पालन करना चाहिए था, वो भेजा नहीं, इसलिए कल ही तुरंत बाद में बोलने के बाद उन्होंने भेज दिया है। और आगे का जो कुछ काम है, जो हमारे टास्क फोर्स के जो कुछ कमेटी है वो करेंगे। लेकिन आप लोगों ने कहा कि तुरंत इसके जितनी एडवर्टीजमेंट है, जितने प्रचार हैं, तमाम रोको। रूल के मुताबिक वो नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा रुकवाने के लिए बोला है। रामदेव की दवा के दावे पर आयुष मंत्रालय ने सवाल खड़े किए हैं। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अभी तक उनकी ओर से इस दवा को मंजूरी नहीं है, लेकिन बाबा ने दवा के 100% कोरोना के इलाज की गारंटी दी है।
कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जिस बीमारी ने 5.25 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, दुनिया के करीब 190 देशों में 92 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया, जिसके इलाज दुनिया भर के वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, उस कोरोना की काट खोजने का दावा पतंजलि ने किया है। बाबा रामदेव का कहना है कि उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है, जिसे नाम दिया गया है कोरोनिल। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण। रामदेव ने 545 रुपए में एक कोरोना किट तैयार की है, जिसमें दवा के 3 हिस्से हैं। पहली कोरोनिल, दूसरी स्वासरी और तीसरी दवा है अणु तेल। बाबा के मुताबिक यह दवा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर बनाई है। यह रिसर्च बेस्ड दवा है, जिसके 2 ट्रायल किए गए हैं। पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी और दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। पतंजलि के मुताबिक दवा के ट्रायल में देश के अलग अलग शहरों के 280 रोगियों को शामिल किया गया, जिसमें 100% मरीजों की रिकवरी हुई। एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। 3 दिन के अंदर 69% रोगी रिकवर हो गए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। 7 दिन के अंदर 100% रोगी रिकवर हो गए। रामदेव ने दावा किया कि दवा का रिकवरी रेट 100% है, वहीं डेथ रेट 0 है। कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। पतंजलि के मुताबिक दवाई को बनाने में सिर्फ देसी सामान का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मुलेठी काढ़ा गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, श्वासरी, अणु तेल का इस्तेमाल किया गया। अश्वगंधा से कोविड-19 के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी आरबीडी को शरीर के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE से नहीं मिलने देता, यानी कोरोना इंसानी शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं में घुस नहीं पाता। वहीं गिलोग कोरोना संक्रमण को रोकता है। तुलसी कोविड-19 के RNA पर अटैक करती है और उसे मल्टीप्लाई होने से रोकती है। अणु तेल नाक में डालने से रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी वायरस के मौजूद होने पर उसका अंत होता है। साथ ही श्वसारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है। ये दवा दिन में 2 बार सुबह और शाम को ली जा सकती है, जो कि 1 महीने का डोज होगी। रामदेव ने दवा के जल्द बाजार में आने की बात कही थी, लेकिन आयुष मंत्रालय की सख्ती को देखते हुए दवा के जल्द बाजार में आने के आसार कम नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। मुंबई में पहली बार बीएमसी मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को रोकने के लिए ड्रोन से दवा का छिड़काव कर रहा है। ड्रोन से एक बार में 50 लीटर तक का केमिकल का छिड़काव किया जा सकता है। इससे बरसात से पैदा होने वाली बीमारियों पर भी लगाम लगेगा। मुंबई में ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार मलेरिया और डेंगू के लार्वा को मारने के लिए किया जा रहा है। बीएमसी ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दवा छिड़कने की शुरुआत ड्रोन के जरिए की है, क्योंकि कई बार बरसात का पानी जिसमें लार्वा पैदा होता है ऐसी जगहों पर भरता है जहां बीएमसी के वर्कर नहीं पहुंच पाते। ये जो ड्रोन है ये काफी बड़ा है, ये कमर्शियल यूज के लिए ये ड्रोन है। अब इसे उड़ाया जा रहा है जो धोबीघाट का इलाका है उस इलाके में। देखिए बीएमसी के कर्मचारी मौजूद है। ये ड्रोन के अंदर जो इंसेक्टिसाइड है वो पूरी तरीके से भरा गया है। आपको बता दें कि फिलहाल 25 लीटर से ज्यादा इंसेक्टिसाइड है वो इसके अंदर भरा गया है। अब देखिए इसमें से वो इंसेक्टिसाइड अब गिरना शुरू हो गया है और देखिए ये जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर इस पूरे
ड्रोन के सहारे इस इंसेक्टिसाइड को स्प्रे किया जा रहा है। ये ड्रोन के सहारे हम एरियल सर्वे भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ब्रीडिंग स्पॉट्स, मॉस्किटो ब्रीडिंग स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं जो हम स्पॉट कर रहे हैं, और वहाँ पे एट द सेम टाइम हम इंसेक्टिसाइड द्वारा एंटी लार्वा ट्रीटमेंट भी हमने करना शुरू किया है। तो इसके सहारे ब्रीडिंग स्पॉट जो है वो डिस्ट्रॉय भी किए जा सकते हैं और हमें केसेस कम करने का मनोबल इस बार है। ये ड्रोन एक बार में 50 लीटर दवा का छिड़काव कर सकते हैं। बीएमसी ने ड्रोन का इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन में पेट्रोलिंग और पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए किया था। पिछले 5 सालों का केसेस का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है कि एक 8 से 10 लोकेशन ऐसे है कि जहाँ पे ही रिपीटेटिव केसेस आते हैं, और दीज आर द एरिया जहाँ पे इनएक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो हमने मैप किए हुए हैं। और जो डेंगू मलेरिया का जो पैटर्न होता है, वो ब्रीडिंग का जो एरियाज होते हैं, अगर उनको 1 से 7 दिन के अंदर हमने आइडेंटिफाई करके अगर उनके डिस्ट्रॉय किया तो उसका स्प्रेड वहाँ पे नहीं होता है। ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो कोरोना की वजह से मैनपावर की कमी झेल रही बीएमसी को भी थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं एलएसी पर तनातनी के बीच भारत ने चीन से बातचीत का दरवाजा खोल दिया है। सीमा के हालात पर दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत हो रही है। लेकिन बातचीत के साथ साथ बॉर्डर पर सख्ती में कोई रियायत नहीं है। आर्मी चीफ आज दूसरे दिन भी लेह में मौजूद है और चीन को सख्त संदेश है कि उसे कदम वापस खींचने होंगे। जब चीन की हिमाकत सीमाएं लांघने लगी, तो आर्मी चीफ को ये बताने के लिए सरहद तक आना पड़ा कि 2020 का भारत ईंट का जवाब पत्थरों से देगा। भारत ने ये जता दिया कि चीन किसी किस्म की गलतफहमी में ना रहे। हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तान के जवान तैयार हैं। जज्बे का ये आलम है कि जब आर्मी चीफ घायल जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे तो सबने एक आवाज में कहा, हम सरहद पर जाना चाहते हैं। जैसे ही हम स्वस्थ होते हैं, हमें गलवान की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर भेज दें। ये हौसले की मिसाल है जिसके आगे चीन तो क्या, कोई भी ताकत चित हो जाए। इस बार भारत ने चीन की जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। चीन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया जा रहा है। बेचैन चीन बातचीत की मेज तक आने को मजबूर हुआ है। कोर कमांडर की बैठक में सेना की वापसी पर सहमति बन गई है, लेकिन सैन्य सूत्र बताते हैं कि ये आसान नहीं होगा। एलएसी पर हालात सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं। कम तनाव वाले इलाकों से पहले जवानों की वापसी होगी। दोनों ओर से जवानों की वापसी धीरे धीरे ही हो पाएगी। पेंगोंग झील को लेकर है, जहां पर तनातनी बनी हुई है। डिसएंगेजमेंट किस तरीके से हो दोनों सेनाओं का, इसे लेकर एक एक डिटेल इस बार भारत चाहता है कि क्लैरिफाई हो जाए। कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से होगा, स्टेप वाइज उसका डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट यहां पर किया जाएगा। पिछली बार तैयार हो गए और किस तरह से हमने देखा कि जो जिससे बातचीत, जिस टुकड़ी से बातचीत हुई वो तो पीछे हटी, लेकिन एक नई टुकड़ी वहां पर नजर आने लगी। तो इस तरह की चीजें न हो, इस वजह से कूटनीतिक स्तर पर भी वो बातचीत का चैनल खुला रहेगा और यहाँ पर लगातार रोजाना वो बातचीत करके, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें उसका एक सिरा छोड़ दें उस बातचीत का। यहां पर रोजाना वो बातचीत चल रही है ताकि कोई भी डिटेल उसमें से छूट न जाए। गलवान और पेंगोंग पर दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत की जरूरत बताई जा रही है, क्योंकि ये दोनों ही वो मोर्चे हैं जहां कोई कदम खींचने को तैयार नहीं। घुसपैठिए चीन की तो नजर भारत के इलाकों पर लगी है। भारत के हिस्से वाले इलाके पर चीन कब्जा कर अपनी मिलिट्री पोजीशन मजबूत करने में लगा है, लेकिन उसके मंसूबे पर पानी फिरना तय है। दोनों साइड, जो हमारी भारत की साइड को पूरी चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपको ब्लाइंडली चीन का विश्वास नहीं किया जा सकता और जब तक कार्रवाई ज़मीन पर ना दिखाई दे तब तक हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कीप द पाउडर ड्राई। भारत इस बार रत्ती भर भी छूट चीन को नहीं देगा, इसीलिए सरहद पर लड़ाकू विमानों की गूंज और गश्ती है। तो खुद आर्मी चीफ लेह में मौजूद हैं। संकेत साफ,
और सख्त हैं। लेह में श्वेता सिंह के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। चीन की साजिशों का लगातार खुलासा हो रहा है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हो रहा है कि चीन पहाड़ों को काटकर सड़कें बना रहा है। ये भी मालूम चल रहा है कि कैसे चीन नदी को पाटकर रास्ता बनाने में लगा है। सैटेलाइट तस्वीरें और चीन की साजिश के बारे में और विस्तार से बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल कंवल। राहुल, ओवर टू यू। पिछले कई दिनों से देश भर में ये बहस चल रही है कि क्या गलवान घाटी में उस जगह पर जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हुई वहां पर अभी भी चीनी सेना मौजूद है, क्या चीनी आर्मी भारत की सरजमी पर है। आज तक को मैक्सार नाम की एक सैटेलाइट कंपनी से एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं 22 जून की, यानी कि इस मुठभेड़ के एक हफ्ते बाद और आज से केवल 2 दिन पहले की ताज़ा तस्वीरें इस गलवान घाटी के इलाके की हैं जहां पर मैं आपको अभी लेके चलने वाला हूं। और आप देखेंगे कि PP-14 पेट्रोल पॉइंट 14 जहां के नज़दीक भारत और चाइनीज़ आर्मी आमने सामने आई, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, वहां पे क्या तस्वीर है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। कुल मिला के आपको अब तक तो मालूम ही है कि ये है पेट्रोल पॉइंट 14 जो कि गलवान नाले से ऊपर जब हिंदुस्तानी सेना आती है तो यहाँ पर ये जो लाल रंग का गोला बना हुआ है ये है पेट्रोल पॉइंट 14 और यहीं पर भारत और चाइनीज़ आर्मी के बीच में मुठभेड़ हुई। उसके नीचे ये भारत की DSDBO सड़क है और इस तरफ का जो इलाका है वो चीनी इलाका है और यहाँ पर चाइना का बिल्डअप है। अब मैं आपको यहाँ की पहली तस्वीर दिखाने वाला हूँ। ये वो मैक्सार सैटेलाइट की तस्वीर है। इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत दूर से ली है। आपको बेहतर समझाने के लिए मैं आपको नज़दीक लेके चलने वाला हूँ। और याद रखिएगा ये वो इलाका है जहाँ पर भारत और चीन की आर्मीज आमने सामने आई और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो तैयार हो जाइए। पहली दफ़ा आज तक के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं उस जगह की तस्वीर जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा लेकिन अब तक देखा नहीं होगा। तो ये रही पेट्रोल पॉइंट 14 की तस्वीर। ये वो जगह है जहां पर इस वक्त आप काफ़ी मलबा देख सकते हैं। यहाँ पर चाइनीज़ आर्मी ने दरअसल अपने ठिकाने बना दिए थे। भारतीय सेना ने कहा था कि आपको ये ठिकाने हटाने हैं और वापस जाना है। उन्होंने चूंकि ऐसा नहीं किया तो यहाँ पे जो टेंट थे वो इंडियन आर्मी की 16 बिहार रेजिमेंट ने आके उखाड़ दिए। ये है दरअसल पेट्रोल पॉइंट 14। और जब वो कहते हैं कि कई सारे जो सैनिक हैं, अफसर हैं, वो नदी में गिर गए लड़ाई करते करते, वो इसलिए आप देख सकते हैं क्योंकि नदी एकदम नज़दीक से गुजरती है पेट्रोल पॉइंट 14 के और इस वजह से नदी में गिरना आपको अब थोड़ा समझ में आता है विजुअली कि दरअसल हुआ क्या रहा होगा। इसके पीछे जैसे आप आते हैं, पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हिंदुस्तान की पर्सपेक्टिव से क्या चल रहा है। यहाँ पर हिंदुस्तान की गाड़ियाँ हैं, हमारा JCB है और हम लोग अभी भी अपना सड़क बनाने का काम, जो इस कच्चे रास्ते को थोड़ा मजबूत करके ताकि हमारी गाड़ियाँ आगे आ सकें, वो बनाने का काम लगातार जारी है। चीन ये प्रेशर डाल रहा है कि हिंदुस्तान इस तरह का काम रोके और हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप करें, लेकिन हमारा कहना है कि चीन ने डेवलप किया है तो हम आखिरकार क्यों ना करें। ये हिंदुस्तान की गाड़ियाँ देख, किसी ने भी फौजी गाड़ी अगर चीन इंडिया आर्मी की देखी हो तो आपको मालूम है गाड़ी कैसी दिखती है। और यहाँ पर हमारा अभी भी सड़क बनाने का काम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम जारी है। तो ये है चाइनीज साइड। यहाँ पर काफ़ी मलबा है, लाजमी तौर पे बड़ी लड़ाई रही तो उसके चक्कर में मलबा है। कुछ ये लाल रंग के टेंट हैं जो कि चाइनीज़ आर्मी के टेंट हैं। और जैसे जैसे इस तस्वीर में, और सैटेलाइट इमेज की खास बात यह है कि हालांकि ये आकाश से ली हुई तस्वीर है, ये आपको लगभग ऐसा दिखाती है कि आप उस इलाके के ऊपर खड़े होकर आप नीचे देख रहे हैं। ये आप देखिए, अब आप जैसे पीछे आते हैं तो चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं, चाइनीज़ आर्मी की गाड़ियाँ हैं, इनके JCB हैं। JCB यानी जिस गाड़ी का इस्तेमाल होता है जिस इक्विपमेंट का सड़क बनाने के लिए, ये इनके चाइनीज़ इक्विपमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका सड़क बनाने का काम यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं और इनकी कोशिश ये है इस तस्वीर में जो कि साफ नज़र आती है कि जो पानी का बहाव है वो कहीं ना कहीं रोका जा सके। उसकी वजह यह है कि अगर इसी तरीके से रहा तो नदी में जगह नहीं है गाड़ी आगे लेके जाने के लिए, इसलिए चाइनीज़ चाहते हैं कि पानी का बहाव वो लोग रोक दें। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने पानी का बहाव रोका हुआ है। जैसे पानी आ रहा है, पानी को यहाँ पे रोका हुआ है। पानी को रोकने का मतलब ये है कि अगर ये सड़क इस नदी में जो बेंड है, अगर उस बेंड पे पानी आगे जाता रहा तो गाड़ी नहीं निकल पाएगी। इस वजह से पानी इन्होंने यहाँ पे रोक दिया, पानी वहाँ रोक दिया। और नदियों के बहाव को बदलने में और पानी को रोकने में चाइनीज़ पुराने मास्टर हैं। इस वजह से ये लोग यहाँ पे रोकने का काम कर रहे हैं। ये आप देखिए, पहाड़ों को खोदा हुआ। अब ये ऐसे पहाड़ हैं जिनको अगर आप खोदेंगे तो लैंडस्लाइड भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये उनका JCB काम कर रहा है। वो बेसिकली चाहते हैं कि जो रिवर बैंक है वो वाइड हो जाए, बड़ा हो जाए, ताकि उनकी गाड़ियाँ यहाँ से आसानी से निकल पाएँ। लेकिन कुल मिला के तस्वीर ये है कि ये जो कार्रवाई हो रही है चाइना की साइड पे हो रही है, हमारी जो कार्रवाई हो रही है वो हमारी साइड पे हो रही है। और जो पेट्रोल पॉइंट 14 का इलाका है जहां पर दोनों आर्मीज आमने सामने आई, वो फिलहाल शांत है। इंडियन प्रेजेंस
इंडिया की साइड पे है, चाइना की आर्मी चाइना की साइड पे है। और कुल मिला के आप देखें कि अगर आप इंडिया की प्रेजेंस देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि हम लोग वहाँ पे अपना लगातार काम जारी रख रहे हैं। अगर आप इस साइड पे आते हैं, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाल रंग की लाइन, इस साइड पे गलवान नाले के आप नीचे आते हैं तो आपको साफ तौर पे चाइनीज प्रेजेंस नजर आती है, कई सारी इनकी गाड़ियां नजर आती हैं और विस्तार से इनका प्रेजेंस है। मतलब छोटा प्रेजेंस नहीं है, कोई एक पलटन का प्रेजेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा इनका प्रेजेंस है और बहुत बड़ा इनका रोड बनाने का काम, वहां पे अपना कैंप बनाने का काम इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी भी चल रहा है। लेकिन ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चाइनीज साइड पे है और हमारा काम चल रहा है हमारी साइड पे। अहम बात यह है कि सरकार प्रेशर में नहीं है, सरकार दबाव में नहीं है, सरकार बावजूद इसके कि चाइना कह रहा है कि आप सड़क ना बनाइए, हम अपनी सड़कें बना रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब चीन ने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक, तो हिंदुस्तान क्यों ना करे। यही मैसेज हम भेज रहे हैं। शुक्रिया राहुल आपका इस पूरी डिटेलिंग के लिए और ये पूरा जो है एक्सप्लेन करने के लिए नक्शे के जरिए हमको। बढ़ते हैं आगे, लेकिन अब बात रूस में रक्षा मंत्री मौजूद है तो वहां पर क्या हो रहा है। रूस ने भारत को जल्द हथियार देने का भरोसा दिया है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी तेज होगी। हालांकि भारत रूस की डील से चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन ने रूस से अपील भी कर डाली है कि भारत को हथियार सप्लाई न करे। चीन को मिलेगा हर हिमाकत का करारा जवाब। रूस ने दोस्ती निभाई, जल्द मिलेगा भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम। नाम है S-400 ट्रायम्फ। ट्रिपल ताकत से लैस इस डिफेंस सिस्टम में मिसाइल लॉन्चर है, शक्तिशाली रडार है और कमांड सेंटर भी है। इसका रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को पहचान सकता है और एक साथ 100 से लेकर 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। S-400 में फिट मिसाइलें 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती हैं। इसकी मारक क्षमता इतनी अचूक है कि ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है और हवा में उड़ते 36 टारगेट्स को एक समय में निशाना बना सकता है। ये सिस्टम मिसाइल से लेकर ड्रोन तक से किए जाने वाले हमले को नाकाम कर सकता है। पिछले साल ही इस शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम को लेकर रूस में सौदा हुआ। रक्षा मंत्री के दौरे में रूस ने डिलीवरी तेज करने का भरोसा दिया। मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यूरी बोरिसोव के साथ हमारे डिफेंस रिलेशनशिप को रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी हमको मिली है और वो पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद होटल में मुझसे मिलने के लिए आए। इस सम्मान के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा। रूस के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ Su-30 MKI, MiG-29 विमानों, अत्याधुनिक AK-203 राइफल, हल्के हेलीकॉप्टर और हथियारों की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। भारत और रूस की दोस्ती से चीन तिलमिलाया हुआ है। हद तो तब हो गई जब चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली के जरिए भारत को हथियार न देने की अपील की। लेकिन रूस के डिप्टी PM ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात में साफ कर दिया कि जब भी भारत की संप्रभुता पर सवाल उठेगा, रूस हर कीमत पर साथ देगा। भारत रूस से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है, लेकिन सौदेबाजी से बड़े हैं दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्ते, जो हर तीसरे देश पर भारी हैं। ये ऐतिहासिक संबंध भी चीन को कांटे की तरह चुभते हैं। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। चीन को लेकर राजनीतिक गर्मागर्मी भी जबरदस्त है क्योंकि राहुल, सोनिया गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी गांधी परिवार पर एक और तीखा प्रहार किया है। ट्वीट में JP नड्डा ने लिखा कि एक शाही वंश और उनके वफादार दरबारियों में बहुत बड़ा भ्रम है कि विपक्ष का मतलब एक परिवार है। विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। सर्वदलीय बैठक में स्वस्थ बातचीत हुई थी। कई विपक्षी नेताओं ने बहुमूल्य सुझाव दिए। सिर्फ एक परिवार इसका अपवाद था और आप बता सकते हैं वो कौन है। तो नाम लिए बगैर यहाँ पर गांधी परिवार पर निशाना साधा JP नड्डा ने, जिसके बाद संबित पात्रा ने भी प्रेस को संबोधित किया। जो अपोजिशन है उनका अधिकार है कि वो सवाल पूछे और यह हमारा दायित्व है कि हम जवाब दें। एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें सारे सवाल पूछे थे, सारे सवालों के जवाब भी दिए गए थे। एक स्टेटमेंट भी प्रधानमंत्री द्वारा रिलीज किया गया था।
बट नड्डा जी का स्पष्ट मानना है वन फैमिली वॉज द एक्सेप्शन। एकमात्र ऐसा परिवार था, एक ही ऐसा परिवार था पूरे राजनीतिक पटल में जो एक्सेप्शन था, और जिन्होंने ना तो प्रश्न उचित ढंग से रखा और ना ही उत्तर से वो किसी प्रकार सेटिस्फाई हो पाए। और आज भी दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड कनार्ड्स, आज भी वो भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। कल CWC की मीटिंग हुई, शाम तक राहुल गांधी जी ने भी फिर सरेंडर का राग अलापा था, ये आपने देखा था। इनका बिल्कुल सही नाम नड्डा जी ने दिया है, द रिजेक्टेड एंड द इजेक्टेड डायनास्टी। ये एक ऐसी डायनास्टी है जो रिजेक्टेड हो चुकी है। देखिए, हिंदुस्तान आज एक लोकतंत्र है, परिवारशाही नहीं है। इस परिवार और इस परिवार के राज को, इस डायनास्टिक रूल को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, एंड दे हैव बीन इजेक्टेड। एक तरह से राजनीतिक पटल से इनको इजेक्ट कर दिया गया है, बाहर इनको फेंक दिया गया है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं, जिनको मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये जो शहंशाह है, ये जो क्लाउन प्रिंस हैं राहुल गांधी, ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, डायनास्टीज इंटरेस्ट आर नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये जो नेहरू गांधी परिवार है, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट भारत के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं होता है। इनके पृथक पृथक इंटरेस्ट है। जो भारत का इंटरेस्ट है वो वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट नहीं है, और जो वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट है वो भारत का इंटरेस्ट नहीं है। दिल्ली में मौसम ने करवट ले ली है, कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 25 जून को मानसून आने की भविष्यवाणी है। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है, और बीते दिन भी जैसे दिल्ली में बारिश हुई, उसके बाद एक बार फिर आज मौसम वैसा ही बना हुआ है। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस पर और जानकारी के साथ। सुशांत, एग्जैक्टली अभी आप कहां पर हैं और दिल्ली का मौसम, इसे लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? हालांकि 25 जून यानी कल का दिन जो है भविष्यवाणी की गई थी मौसम विभाग की तरफ से मानसून के लिए। देखिए मीनाक्षी, मैं इस वक्त राजपथ पर मौजूद हूं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से सुबह से ही दिल्ली और NCR का जो मौसम है अचानक से बदल गया है। दिन के वक्त ही बादल जो है वो छा चुके हैं और चारों तरफ अंधेरा जो है वो हुआ है। इसके अलावा NCR के तमाम इलाके अगर कहा जाए, गुरुग्राम है, गाजियाबाद और नोएडा में भी इस वक्त अगर कहा जाए तो बारिश हो रही है। इसके अलावा मौसम विभाग की लगातार इस पर मीटिंग्स जो है वो चल रही है कि क्या जो 25 तारीख की भविष्यवाणी दिल्ली के अंदर मानसून के आने की गई थी, क्या उसको आज डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि अभी बारिश दिल्ली के कई इलाकों में अगर कहा जाए, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के अंदर हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। हम इस वक्त राजपथ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से चारों तरफ जो है वो बादल ही बादल जो है वो इस वक्त छाए हुए हैं। मौसम जो पिछले कई दिनों से 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है वो दिल्ली के अंदर दर्ज किया जा रहा था, उससे अब कहीं ना कहीं अगर कहा जाए आज सुबह से ही लोगों को एक बड़ी राहत जो है मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने माना है कि बारिश आने से संक्रमण और फैलेगा। ऐसे में अच्छी खबर नहीं है। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर बारिश होती है तो उससे संक्रमण बनने के चांसेस भी जो हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले भी अगर कहा जाए जब कोरोना का काल शुरू हुआ था मार्च के अंदर, उस दौरान भी कई जगह पर दिल्ली के अंदर कहा जाए तो बारिश हो रही थी। उस वक्त भी डॉक्टर्स की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि अगर बारिश इसी तरीके से होती है तो मौसम में तब्दीली आती है तो दिल्ली में संक्रमण और कहीं भी इलाका अगर कहा जाए जहाँ बारिश हो रही है वहाँ संक्रमण बढ़ने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे में आपके पास हमारे साथ इस वक्त कुमार कुणाल भी मौजूद है। कुमार, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि बीते दिनों लगातार ये चर्चा में था कि जिस हमारे साथ निखिल इस वक्त मौजूद है और जानकारी के साथ। निखिल, जिस बात का जिक्र सुशांत से हमने सवाल पूछा था, देखिए तस्वीर कुछ ऐसी है कि कोरोना संक्रमण दिल्ली में 60,000 प्लस केसेस हो चुके हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में डेंगू हो, मलेरिया हो और संक्रमण क्योंकि बारिश के मौसम में और ज्यादा बढ़ता है, इसे लेकर किस तरह की खबरें जो है अभी दिल्ली में चल रही हैं, किस तरह की चर्चाएं प्रशासन के बीच में अभी हैं? देखिए मीनाक्षी, आपने सही जिक्र किया कि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है और जिस हिसाब से 60,000 से ज़्यादा दिल्ली में खासकर कोरोना वायरस के केसेस हो गए हैं, ऐसे में और भी बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक सवाल इसके साथ एक और बना हुआ है कि जो बारिश दिल्ली के कुछ इलाकों में देखने को मिल रही है वो मानसून है कि नहीं, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुलदीप श्रीवास्तव मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो अभी बारिश शुरू हो गई है, क्या इसको आधिकारिक तौर पर माना जाए कि मानसून की बारिश है या क्या? देखिए, ये हमारे पास फिलहाल तो कह सकते हैं कि मानसून की बारिश है, क्योंकि जो विंड डायरेक्शन है हमारे पास वो पूरी आपके पास 3 किलोमीटर की हाइट तक
पूर्वी हवाएं चल रही हैं और साथ साथ सवेरे से हमारे पास जो पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके थे जिनमें मानसून की बारिश नहीं हुई थी, हो रही थी हमारे पास। तो दिल्ली में जो रेनफॉल हो रही है वो चूंकि पूर्वी हवाएं भी हमारे पास है, साथ साथ जो बारिश हो रही है वो मानसूनी बारिश है। लेकिन देखिए कि चूंकि हमारे पास ये बारिश जो है 8:30 बजे के बाद स्टार्ट हुई है, तो जो मानसून की अनाउंसमेंट हम करेंगे कि कवर हुआ है दिल्ली में, वो कल सवेरे ही हम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बारिश हो रही है वो मानसून की बारिश है। चलिए, तो जैसा कि कुलदीप श्रीवास्तव बता रहे थे कि जो बारिश है ये मानसूनी बारिश है, तो कल एक तरीके से आधिकारिक इस चीज़ का अनाउंसमेंट हो जाएगा।